26 नवंबर 2005 की बात है। रात को 2 बज रहे थे, तभी गुजरात पुलिस और राजस्थान पुलिस ने मिलकर अहमदाबाद जिले में एक गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया। इस गैंगस्टर का नाम था सोहराबुद्दीन शेख। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि सोहराबुद्दीन एक खूंखार संगठन लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था, जो आईएसआई के साथ मिलकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आया था। लेकिन एक दिन दिव्य भास्कर अखबार के पत्रकार प्रशांत दयाल के साथ दारू पीते हुए कुछ पुलिस अधिकारियों ने बातों बातों में कुछ ऐसे राज खोल दिए, जिसके बाद इस मामले की पूरी परतें खुल गई। इस मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने पाया कि सोहराबुद्दीन कोई लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी नहीं था, बल्कि एक लोकल गैंगस्टर था, जिसकी गैंग का इस्तेमाल अमित शाह और आईपीएस अधिकारी डीजी बंजारा जैसे लोग राजस्थान में मार्बल व्यापारी और गुजरात के बड़े बड़े बिजनेसमैन से हफ्ता वसूलने के लिए करते थे, जिन्होंने बाद में एक साजिश के तहत सोहराबुद्दीन की हत्या करवा दी। सोहराबुद्दीन की हत्या क्यों करवाई गई और अमित शाह का इसके पीछे क्या हाथ है, आइए जानते हैं। देखिए, सोहराबुद्दीन के बारे में सबसे बड़ा खुलासा उनके साथी और सीबीआई के गवाह रहे आजम खान ने किया। आजम खान ने मुंबई के ट्रायल कोर्ट में बयान दिया कि सोहराबुद्दीन शेख ने ही गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता हरेन पांड्या की हत्या की थी, और वो भी अमित शाह के चेते अधिकारी डीजी बंजारा के कहने पर। लेकिन डीजी बंजारा ने हरेन पांड्या की हत्या किसके कहने पर करवाई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल गुजरात भाजपा के मंत्री रहे हरेन पांड्या वही व्यक्ति है जिन्हें नरेंद्र मोदी का प्रतिद्वंदी माना जाता है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बनकर आए, तब से ही हरेन पांड्या और नरेंद्र मोदी के बीच में नहीं बनती थी। हरेन पांड्या ने ही गुजरात दंगों के मामलों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर गवाही भी दी थी। लेकिन अगले कुछ महीने बाद ही हरेन पांड्या की एक रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो जाती है। हरेन पांड्या के हत्यारे सोहराबुद्दीन शेख को भी गुजरात पुलिस ने एक फर्जी एनकाउंटर करके निपटा दिया, और उसके 3 महीने बाद ही सोहराबुद्दीन शेख की पत्नी कौसरबी के साथ बलात्कार करके गुजरात पुलिस ने मार दिया। और आखिर में कौसरबी और सोहराबुद्दीन के मामले के अंतिम गवाह रहे गैंगस्टर तुलसीराम प्रजापति की भी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। असल में भाजपा ने अपने हित के लिए ना राम को बख्शा और ना ही खान को। ये खेल इतना बड़ा है कि जब सोहराबुद्दीन का मामला सीबीआई कोर्ट में चलने लगा, तो इस मामले की जांच कर रहे जज जस्टिस लोया की भी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब हत्याएं कौन करवा रहा है। एक नेता की हत्या से शुरू हुए इस खूनी खेल में गवाह से लेकर गैंगस्टर तक की मौत कर दी गई, और अंत में जज की भी हत्या हो जाती है। सोहराबुद्दीन एक आतंकी था या अमित शाह और डीजी बंजारा जैसे लोगों का ही एक गुर्गा था, इसे समझने के लिए आइए सीबीआई की चार्जशीट पढ़ते हैं। असल में सोहराबुद्दीन अमित शाह का ही एक आदमी था। अमित शाह पुलिस अधिकारियों को इशारा करते थे, पुलिस अधिकारी सोहराबुद्दीन को इशारा करते थे, और सोहराबुद्दीन गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर एरिया में दहशत फैलाने का काम करता था, जिसके बदले बड़े बड़े बिजनेसमैन से पैसे वसूले जाते थे। सोहराबुद्दीन की हत्या के बाद गुजरात पुलिस ने कहानी गढ़ी कि हमें तो राजस्थान पुलिस से एक टिप मिली थी कि सोहराबुद्दीन आईएसआई का आतंकी है और नरेंद्र मोदी को मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए राजस्थान पुलिस सोहराबुद्दीन को पकड़ने के लिए गुजरात आई थी। लेकिन जब साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, तो सीबीआई की जांच में कुछ ऐसे रहस्य बाहर आए, जिसके बाद यह पूरा मामला ही पलट गया। सीबीआई ने 23 जुलाई 2010 को जारी की गई अपनी चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मंत्रियों और गुजरात पुलिस अफसरों की मदद से अमित शाह खुद फिरौती का एक बड़ा रैकेट चलाते थे। अमित शाह, पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा और आईपीएस अभय चुडासमा सोहराबुद्दीन का इस्तेमाल बड़े बड़े बिजनेसमैन से हफ्ता वसूली करने के लिए करते थे। चार्जशीट के मुताबिक अमित शाह इस फिरौती रैकेट के मुख्य सरगना थे, और सोहराबुद्दीन फ्रंटमैन था जो जमीन पर कार्य को अंजाम देता था, जबकि डीआईजी बंजारा और डीसीपी अभय चुडासमा बीच की कड़ी थे। अमित शाह इन्हें निर्देशित करते और ये बाद में सोहराबुद्दीन को निर्देशित करते थे। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में गुजरात के पॉपुलर बिल्डर्स फायरिंग केस का भी जिक्र किया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया कि दिसंबर 2004 के दिन सोहराबुद्दीन के 2 गुर्गे सिल्वेस्टर और तुलसीराम प्रजापति ने अहमदाबाद के 2 बड़े बिल्डर्स भाइयों की ऑफिस पर फायरिंग की, और ये फायरिंग किसी और के कहने पर नहीं बल्कि अमित शाह के कहने पर की गई थी। सीबीआई की माने तो पॉपुलर बिल्डर्स के ऑफिस पर फायरिंग का निर्देश अमित शाह ने ही पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा, राजकुमार पांड्यन और अभय चुडासमा को दिया था। आईपीएस अभय चुडासमा साल 2001 से ही सोहराबुद्दीन के संपर्क में थे। अभय चुडासमा अमित शाह के निर्देश पर सोहराबुद्दीन को पॉपुलर बिल्डर के यहाँ पर हमला करने के लिए कहता है। यहाँ पर सोहराबुद्दीन ने समझा कि यह वैसे ही एक टास्क होगा जैसे उसे हमेशा मिला करते थे। सोहराबुद्दीन ने अपने 2 गुर्गे
सिल्वेस्टर और तुलसीराम प्रजापति को पटेल ब्रदर्स के यहाँ आतंक मचाने के लिए भेजा। दरअसल सोहराबुद्दीन को कहाँ पता था कि वह जिस खेल को रच रहा है असल में वो खेल उसे निपटाने के लिए ही रचा जा रहा था। इसके दो कारण माने जाते हैं। पहला, चूंकि सोहराबुद्दीन ने ही कथित तौर पर भाजपा नेता हरेन पांड्या की हत्या की थी, इसलिए उस केस को छुपाने के लिए सोहराबुद्दीन को निपटाना जरूरी हो गया था। और दूसरा, राजस्थान के मार्बल व्यवसायियों की लॉबी का सोहराबुद्दीन से नाराज हो जाना, क्योंकि सोहराबुद्दीन ने मार्बल व्यवसायियों को धमकाना और हफ्ता मांगना शुरू कर दिया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में मेंशन किया कि सोहराबुद्दीन राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर अमित शाह के लिए काम करता था। सोहराबुद्दीन साल 2002 में ही तुलसीराम प्रजापति के साथ मिलकर गैंग बनाता है हफ्ता वसूली के लिए। सीबीआई की जांच में पाया गया कि सोहराबुद्दीन की गैंग साल 2004 में राजस्थान के सिरोही, राजसमंद, नाथद्वारा और उदयपुर में काफी सक्रिय हो गया था। इन क्षेत्रों में मार्बल का बड़े स्तर पर खनन व्यवसाय होता है। इन दिनों इस क्षेत्र में हमीद लाल नाम का गैंग भी काफी एक्टिव था, जो इन मार्बल ट्रेडर्स को बाकी गुंडों से सेफ्टी देने के बजाय हफ्ता वसूली करता था। लेकिन सोहराबुद्दीन चाहता था कि ये हफ्ते के पैसे उसे मिले, ना कि हमीद लाला की गैंग को। साल 2004 में सोहराबुद्दीन अपने साथी तुलसीराम प्रजापति के साथ मिलकर हमीद लाला को निपटा देता है और इसी के साथ सोहराबुद्दीन की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे सोहराबुद्दीन की गैंग अपने आकाओं की परवाह किए बगैर ही अपने अकेले दम पर वसूली मांगने लग गई। सोहराबुद्दीन ने राजस्थान के मार्बल व्यवसायों में और ज्यादा दहशत फैलाना शुरू कर दिया। राजस्थान के मार्बल व्यवसायों ने भाजपा को चुनाव जिताने में एक बहुत बड़ी मदद की थी। साल 2004 अक्टूबर महीने में राजसमंद जिले के आरके मार्बल के मालिक पाटनी ब्रदर्स को सोहराबुद्दीन ने फोन करके धमकाया और हफ्ता वसूली के लिए कहा। देखिए, मैं यहाँ पर किसी बात को मुंह उठाकर नहीं बोल रहा हूँ। मैं सीबीआई की चार्जशीट और आर्टिकल्स को वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, एक बार आप अपनी तरफ से भी चेक कर लेना। फिर सोहराबुद्दीन ने आरके मार्बल के डायरेक्टर विमल पाटनी को धमकाना शुरू किया और अब यह सोहराबुद्दीन का एक तरह से पीक समय था। विमल पाटनी राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया से मिले और कटारिया ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क किया। अमित शाह ने एटीएस के तत्कालीन डीआईजी डीजी बंजारा को सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर करने का निर्देश दिया, क्योंकि अब वसूली की हिस्सेदारी में नेताओं से लेकर अधिकारी तक सब शामिल थे। इसलिए सोहराबुद्दीन को फंसाने के लिए एक राजनीतिक जाल बुना जाने लगा, जिसके आधार पर सोहराबुद्दीन को निपटाया जा सके। चूंकि गुजरात में सोहराबुद्दीन के खिलाफ एक भी केस नहीं था, इसलिए एक ऐसा केस तैयार करने की प्लानिंग की गई जिसके आधार पर सोहराबुद्दीन को खत्म किया जा सके। सीबीआई के अनुसार अमित शाह के निर्देश पर आईपीएस अभय चुडासमा ने सोहराबुद्दीन से कहा कि वे पॉपुलर बिल्डर रमन भाई पटेल और दशरथ भाई पटेल के यहाँ पर दहशत फैलाकर आई। सीबीआई के अनुसार सोहराबुद्दीन को मोहरा बनाकर ये आतंक इसलिए फैलाया गया ताकि पटेल बिल्डर्स और बाकी बिजनेसमैन के मन में डर फैल जाए, जिसके बाद सोहराबुद्दीन को निपटाया भी जा सके और हफ्ता वसूली भी की जा सके। पॉपुलर बिल्डर्स के मालिक रमन भाई पटेल, जिसकी ऑफिस पर सोहराबुद्दीन के गुर्गे ने फायरिंग की थी, उन्होंने बयान दिया कि अमित शाह व डीजी बंजारा ने उन्हें सोहराबुद्दीन के खिलाफ बयान देने के लिए फोर्स किया। जैसा कि आपको पहले बताया कि सोहराबुद्दीन के खिलाफ एक ऐसा केस बुना जा रहा था जिसमें सोहराबुद्दीन की हत्या को जायज बताया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलर बिल्डर्स के मालिक रमन भाई पटेल ने बयान दिया कि 6 दिसंबर 2005 के दिन गुजरात एटीएस ने मुझे और मेरे भाई को घर से उठा लिया, जहां राजकुमार पांड्यन और डीजी बंजारा ने मुझे कहा कि मैं सोहराबुद्दीन, तुलसीराम प्रजापति और अन्य के खिलाफ बयान दूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तू बयान नहीं देगा तो तुझे किसी फेंक केस में फंसा दिया जाएगा। लेकिन उसी समय बंजारा के फोन पर अमित शाह की कॉल आती है। अमित शाह ने मुझे कहा कि अगर तू उनके खिलाफ बयान नहीं देगा तो तुझे भी दिक्कत होगी। रमन भाई पटेल ने कहा कि जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरे ऑफिस पर फायरिंग के मामले में मुझे ही अरेस्ट कर लिया। फिर डीजी बंजारा हमें कहता है कि अब हमें 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी देनी होगी, नहीं तो सोहराबुद्दीन की तरह मारा जाऊंगा। मैं डरा हुआ था और मैंने बंजारा और पांड्यन को 60 लाख रुपए भी दे दिए। रमन भाई पटेल कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि अमित शाह हमारे ऊपर पासा एक्ट यानी प्रिवेंशन एंटी सोशल एक्टिविस्ट के तहत मुकदमा करने की प्लानिंग कर रहा है। फिर मैंने उन्हें 2 बार 25-25 लाख और 1 बार 60 लाख रुपए का भुगतान भी किया। रमन पटेल ने यह भी कहा कि सोहराबुद्दीन को आर्थिक लाभ के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए मारा गया था। सीबीआई ने यह साफ तौर पर कहा कि सोहराबुद्दीन अमित शाह की फिरौती गैंग का मुख्य सदस्य था और अंत में उसकी गैर कानूनी तरीके से हत्या कर दी और झूठा प्रचारित किया कि वह लश्कर ए तैयबा का आतंकी था और आईएसआई के इशारे पर नरेंद्र मोदी की हत्या करने आया था। सीबीआई ने सोहराबुद्दीन की हत्या का जो कारण बताया वो फिरौती और मार्बल लॉबी से जुड़ा था। लेकिन सोहराबुद्दीन हत्या मामले में सबसे बड़ा रहस्य तब खुला जब साल 2018 में सोहराबुद्दीन गैंग के ही एक सदस्य ने मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट में बयान दिया और इस गवाह का नाम था मोहम्मद आजम खान। आजम खान ने कहा कि उस वक्त सोहराबुद्दीन ने मुझे बताया था कि उसे गुजरात के गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के लिए डीजी बंजारा से पैसे
मिले थे और उसने वह काम पूरा किया। मैंने भी उसे कहा कि उसने जो भी कुछ किया वह गलत था और उसने एक अच्छे इंसान की हत्या की। गवाह आजम खान के बयान के बाद हरेन पांड्या के मौत की दोबारा से जांच करने की मांग उठने लगी। सीपी नाम के एक एनजीओ ने हरेन पांड्या की मौत की दोबारा से जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और अम्मार शाह की बेंच ने 15 जुलाई 2019 के दिन इस पीआईएल को खारिज कर दिया। डीएनए वेबसाइट के अनुसार एक सोर्स ने उन्हें बताया कि सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति को फैंग एनकाउंटर में मारने का प्लान हरेन पांड्या की मौत के बाद ही बन गया था। डीएनए वेबसाइट ने दावा किया कि एक समय के बाद आकाऊ ने सोहराबुद्दीन से कहकर हरेन पांड्या को मरवाया, लेकिन धीरे धीरे उनका सोहराबुद्दीन पर विश्वास कम होने लगा, जिससे उन दोनों के बीच में इक्वेशन बिगड़ गई। जब साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आ गई, जिससे मुख्य साजिशकर्ताओं को एक बड़ा कारण भी मिल गया, जिससे कि सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि एक न एक दिन हरेन पांड्या की मौत का मामला रीओपन होगा और जांचकर्ता कैसे भी करके सोहराबुद्दीन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि इसकी फ्रीडम जांच हो कि हरेन पांड्या को मारने के लिए सोहराबुद्दीन को सुपारी किसने दी थी। दूसरा सवाल ये कि सोहराबुद्दीन ऐसे कौन से राज जानता था जिस कारण उसे निपटाया गया, वो भी गुजरात पुलिस के द्वारा। इससे यह तो तय है कि हरेन पांड्या की मौत के अपराधी ऊपर के लेवल के हैं। डीएनए वेबसाइट की खबर के बाद ही साल 2011 के अगस्त महीने में गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने खुलासा किया कि वे क्रिमिनल असगर अली से साल 2003 में साबरमती जेल में मिले थे, जो उस वक्त हरेन पांड्या की हत्या के मामले में साबरमती जेल में कैद था। उसने उन्हें बताया कि सोहराबुद्दीन के गुर्गे यानी तुलसीराम प्रजापति ने ही हरेन पांड्या की हत्या की थी। आपको बता दूं कि संजीव भट्ट उस समय साबरमती जेल के एसपी थे। संजीव भट्ट ने दावा किया कि असगर अली के इस खुलासे के बाद उन्होंने उसी वक्त गृह मंत्री अमित शाह को सूचित किया, लेकिन अमित शाह इस बात को सुनकर परेशान हो उठे। उन्होंने संजीव भट्ट को इस बात को लेकर आगे किसी से नहीं कहने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद भी साबरमती जेल के तत्कालीन एसपी संजीव भट्ट ने अमित शाह को एक पत्र लिखकर हरेन पांड्या की मौत की साजिश में शामिल सोहराबुद्दीन और कुछ पुलिस अधिकारियों के बारे में सूचित किया। लेकिन संजीव भट्ट को अमित शाह का असली चेहरा कहां पता था और उसके कुछ समय बाद ही संजीव भट्ट का साबरमती जेल से ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि आपको बता दूं कि संजीव भट्ट भी वर्तमान में लंबे समय से जेल में कैद है। भाजपा के पूरे गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश के बारे में सबसे बड़ा खुलासा तो उनके पिता ही खड़े करते हैं। उन्होंने अपने बेटे की हत्या के पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था। सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मुख्यमंत्री मोदी की भूमिका की जांच करने की मांग भी की थी। हालांकि अदालत ने सबूतों की कमी के कारण इस पीआईएल को खारिज कर दिया। सच को भले सामने कभी आने ही नहीं दिया, लेकिन जनता सब कुछ जानती है कि हरेन पांड्या की हत्या किसके कहने पर की गई थी। खैर, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो शेयर करने का कष्ट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।